हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सुबह में मैथ का और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का आपका प्रैक्टिस सेट होता है। जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो रेलवे के एग्ज़ाम हुए, उन्हीं सब का हम लोग कलेक्शन करते हैं। हम आपको इसमें सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं सिखाते हैं, आप कैसे कम समय में क्वेश्चन को बना सकते हैं अच्छे अप्रोच के साथ, हम वो सिखाते हैं। इससे पहले 4000 क्वेश्चन एसएससी रीजनिंग का हम कंप्लीट करा दिए हैं और मैथ्स का 3500 क्वेश्चन, तो उसका सीरीज़ का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं। और आप चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं आज का। देखिए पहला क्वेश्चन है, पता नहीं आप कैसे कैसे बनाते हैं, लेकिन मेरा स्मार्ट अप्रोच सीखिए कैसे बनाना। देखिए 777 इसमें भी है, 777 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, चारों ग्रुप में है। एक काम करते हैं, चारों से कॉमन निकाल लेते हैं। चारों से क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो 7 7 7 यानी 777 को कॉमन निकालिए। कितना बार था वो देखिए, 1 2 3 4, कितने बार था, 4 बार। तो यहाँ 777 को कॉमन निकाले हैं तो 4 बार कॉमन निकला है। कितना बार, 4। 4 ग्रुप में है ना, इसीलिए कॉमन निकाल के 4 से गुना करती है। अब यहाँ पे लिखना है प्लस। अब देखिए अंदर में क्या क्या बचेगा, देखते चलिए। 777 निकाली, 1/5 बचा। यहाँ से कितना बचा, 1/5। अगला ग्रुप से कितना बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2/5। फिर अगला ग्रुप से यहाँ से कितना बचेगा, 3/5। और फिर अगला ग्रुप से कितना बचेगा, 4/5। क्या पूरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस सवाल ख़त्म हो गया यहाँ पर हम लोगों का। तो ये सब टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा। देखिए चलिए गुना करते हैं। 4 7 28, 4 7 28 और 2 30, 4 7 28 और 3 कितना हो गया, 31। प्लस यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 5 5 सबका सेम है। 5 5 क्या है, सेम है। तो 5 5 सेम है, तो देखिए 5 5 जब नीचे सबका सेम है, 5 5 5 5 हर बराबर है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 3 6 4 10, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10। 10/5 करने से कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 31 8, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 31 10। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना अच्छा सा क्वेश्चन था और इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया। 31 10 ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला सवाल कहता है कि बैंक में दीपा 6225 की राशि जमा करती है, जबकि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह 7840 हो जाता है। तो ब्याज का दर ज्ञात करिए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल लिखते हैं और यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं, दोनों का हम रेशियो निकालते हैं। 2 साल का बात है ना, देखिए कितना इजी सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, ये प्रिंसिपल और ये क्या है, अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है, 6250, और यहाँ पर कितना है, 7840। ठीक है, अच्छा यहाँ से 0 और 0 क्या करेंगे, काट देंगे। तो ये कितना बार में कट जाएगा, 25 का होल स्क्वायर होता है, और ये किसका होल स्क्वायर होता है, तो ये किसका होल स्क्वायर होता है, 28 का। तो हम दोनों तरफ देख रहे हैं कि ये 25 का, इसको काटते नहीं है, इसको दिखाते हैं होल स्क्वायर के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, इसको काटिए मत, इसको होल स्क्वायर के रूप में दिखाइए। ये 25 का होल स्क्वायर है और ये कितना का होल स्क्वायर है, 28 का। तो दोनों तरफ से स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका कितना बच जाएगा, तो आपका सिंपली बच जाएगा 25 28। कितना बच जाएगा, 25 28। अब देखिए अनुपात में सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? ठीक है, यहाँ पर देखिए 25 से हो गया 28, कितना का बढ़ोतरी हुआ अमाउंट में, 3 का वृद्धि हुआ। कितना का रिस्पेक्ट में, पहले वाले यानी कि 25 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। तो निकाल देंगे तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100। 25 चौके कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से हमारा 3 चौके कितना आ जाएगा, 12%। तो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट का बात चल रहा था वो कितना है, 12%, ऑप्शन नंबर 1। तो ये सब स्मार्ट अप्रोच सीखिए आप, तो कम समय में आप कर पाइएगा, तभी आप अपने जो और सब्जेक्ट है उनके लिए समय बचा पाइएगा। तो ये सब अप्रोच आपको सीखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम 100% रियल क्वेश्चन है भैया, जो प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछा जाता है। आप आंख मूंद कर भरोसा करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, इसी तरह का टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कहता है द्विघात समीकरण 6x² - 5x + 1 = 0 है, तो इसके 2 मूल है, अल्फ़ा और बीटा, तो इनके वर्गमूलों का योग क्या होगा। सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा के 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के 2 मूल क्या क्या है, अल्फ़ा और बीटा। तो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, क्या होता है, -b/a। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। सब बताएंगे, c क्या है, b क्या है, सब बताएंगे। ध्यान से समझते चलिए, सिर्फ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए a है, ये देखिए b है, और ये देखिए c है। तो -b/a लिखना है। तो b कितना है, 5, और 5 क्या चीज़ में, माइनस में, तो लिखेंगे माइनस इसके लिए,
और बी लिखना है तो बी का मान कितना है -5 बटा ए का पोजीशन में कितना है 6, ए कितना है 6, ठीक है। सी बटा ए लिखना, सी कितना है 1, सी कितना है 1 बटा ए, 1 बटा 6। अब आते आगे, कहता है इनके वर्गमूलों का योग क्या होगा। वर्गमूलों का योग कह रहा है यानी कि इसका स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमको फार्मूला पूछता है। तो इसका तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात। अब निकाल देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फ़ा बीटा, 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा का इंटू में मान कितना है 1/6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं। तो 5/6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/36, कितना हो जाएगा 25/36 और माइनस कितना हो गया 2/6। अब एक काम करिए भैया, आपको जादू सिखाते हैं, देखिए कैसे। इसमें 6 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 6 से गुना कर दीजिए। काहे किए हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, 6 से गुना करिए, ठीक है। क्यों किए, क्योंकि इसका नीचे 36 है तो इसको भी हम जो ये ग्रुप था इसको भी 36 बनाने का कोशिश करते, तो 6 से गुना कर देंगे। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और नीचे कितना हो जाएगा 36, तो इधर भी 36 नीचे इधर भी 36, तो 25 में 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13 और नीचे कितना बच जाएगा 36। आप एलसीएम लेके भी कर सकते थे, लेकिन हम आपको एक एडवांस तरीका बता दें जिससे आप आराम से इसको कर सकते हैं बिना एलसीएम लिए ही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर 1 था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 2 वर्ष पहले विवेक की आयु समीर की आयु के 3 गुना थी। जो विवेक है समीर की आयु का 3 गुना था, यानी विवेक भी से ही इसको डिनोट करते हैं। जो विवेक था वह समीर का आयु से कितना गुना था 3 गुना। मान लेते हैं समीर का आयु x था तो विवेक का आयु 3x हो जाएगा। एकदम सिंपल अप्रोच, इससे सिंपल अप्रोच पूरा दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। देखते रहिए। 2 साल पहले का डाटा है, 2 साल पहले का डाटा है तो अभी कितना हो जाएगा विवेक 3x + 2 हो जाएगा। आप 2 साल पहले 10 साल के थे तो अब कितना साल के हो जाइएगा 12 साल का। सिंपल सी बात है। तो समीर थोड़ी ना रुका रहेगा, उसका उम्र में भी 2 साल बढ़ेगा। ठीक है भैया, इतना दूर समझ में आ गया। 3 वर्ष बाद फिर एक ठो बात कह दिया 3 साल बाद, तो लीजिए एक और झोल करते हैं 3 साल बाद। यहाँ भी लिखते हैं कितना 3 साल बाद। ठीक है, 3 साल बाद विवेक की आयु समीर की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 3 साल बाद विवेक की आयु समीर के आयु का 2 गुना हो जाएगा। समीर का आयु का क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। समीर का आयु का क्या हो जाएगा 2 गुना। तो समीर में गुना करेंगे, किससे गुना, किस में गुना करेंगे समीर। क्यों समीर में गुना करेंगे, अगर विवेक में गुना कर देंगे तो वो तो पहले से बड़ा है और बराबर करना चाहते हैं, तो विवेक में ही गुना कर देंगे 2 से, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर विवेक 10 साल का है और समीर कितना साल का होना चाहिए तो उसमें गुना होगा, तो 2 से गुना होगा। अगर 5 साल का है तभी तो उसमें 2 साल का गुना होगा, तभी तो वो 10 और 10 क्या होगा बराबर होगा। बात समझ में आया क्या बोले। अगर विवेक 10 साल का है और समीर से 2 गुना बड़ा है तो इसका मतलब समीर अभी 5 साल का है, तो गुना करने का ज़रूरत किधर है समीर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x + 5, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2x और 3 2 5 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो हमसे क्या पूछता है विवेक की वर्तमान आयु, तो विवेक का वर्तमान आयु पूछा है ना। तो विवेक अभी 5 है और उस समय था 3x, कितना था 3x, तो 3 गुना 5 कर देंगे। ये 2 साल पहले का डाटा है तो इसमें 2 साल क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 3 5 15 2 कितना हो जाएगा 17। तो उसकी जो अभी वर्तमान आयु है वह कितनी हो जाएगी 17। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर 1। और हमसे पूछता, आप समीर का पूछता, समीर का तो कितना होता 5 + 2 यानी कि 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर और इसके वर्ण की लंबाई 8 मीटर है, तो समभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक, ये बना दिए एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज अर्थात जिसकी चारों भुजाएं क्या हो समान हो, चारों भुजाएं क्या हो समान हो। कहता है इसके एक विकर्ण की लंबाई, तो इसका एक विकर्ण दिया गया। क्या दिया गया है एक विकर्ण दिया गया। तो हम लोग भी एक विकर्ण खींचते हैं। क्या खींचते हैं एक विकर्ण खींच दिए। एक विकर्ण खींचे तो दूसरा विकर्ण भी खींच देते हैं। दूसरे विकर्ण से हमारा बात बोला है प्रत्येक भुजा की लंबाई तभी आएगी। तो समचतुर्भुज में दोनों का फार्मूला लगेगा, इसलिए खींच लिए। ठीक है भैया, इतना दूर समझ में आ गया। कहता है एक विकर्ण की लंबाई 8 है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है ध्यान से देखिएगा। इसका नाम देते हैं A B C
डी, 2 विकर्ण यहाँ पर मिल जाएंगे AC BD। अगर हम ये वाला मान लेते हैं पूरा 8 है तो ये 20, ये यहाँ पर कटान बिंदु है, इसका नाम दे देते हैं O, यहाँ पर कटान बिंदु है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट के जाते हैं। ये 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 4, क्यों OB कितना हो जाएगा 4 और OD भी कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। हम जानते हैं जो समचतुर्भुज है उसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेदित करते, समद्विभाजित करते हैं, कहाँ पर O पर, ठीक है। तो ये 4 4 हो गया। आगे कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 एरिया। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार ऊंचाई इसका सारा बराबर ही रहेगा, तो 1/1 आधार गुना ऊंचाई सब सेम ही रहेगा, या ऐसे बोल सकते 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो D1 यानी कि पहला डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, ठीक है। इसके बराबर कितना लिखा हुआ है 24 लिखा हुआ है। तो यहाँ से आराम से निकाल सकते 1/2 इंटू D1 किसी का भी मान रख लिए, पहला विकर्ण बोला था तो इसका रख लेते हैं 8 इंटू D2 निकालना है। तो यहाँ से आराम से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। काट दीजिए, 2 से काटेंगे 4 बार में 2 चौके 8 और यहाँ से काटेंगे 4 छक्के 24। तो D2 आ गया हमारा 6, D2 कितना आ गया 6। अब देखिए D2 6 आ गया, मतलब ये जो दूसरा विकर्ण है 6 आ गया, तो इस भुजा को कितना बोलेंगे 3 और इस भुजा को कितना बोलेंगे 3। ये दूसरा विकर्ण कितना है 6 है। क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक। अब एक काम करते हैं, अब ध्यान से थोड़ा सा इस चित्र में हम लोग देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने का दरकार है। ये 3 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ से लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज हमको दिखाई देगा BOA या AOB, कुछ भी बोलिए, BOA। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको आधार दिखाई दे रहा है, ये आपको लंब दिखाई दे रहा है और ये कर्ण दिखाई दे रहा है। तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। भैया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और दोनों का स्क्वायर किसके बराबर होता है 5 के स्क्वायर के बराबर। तो बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछिए, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो ये बाहर वाला 5 आ गया और समचतुर्भुज है तो ये वाला भी भुजा भी BC 5 होगा, ये CD भी 5 होगा और ये AD भी कितना होगा 5 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और उतना ही अच्छा तरीका से हम लोग भी देख लिए इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। देखिए हल्का क्वेश्चन है लेकिन पता नहीं क्यों कोई नहीं बना पाते जब समानुपात का क्वेश्चन पूछा जाता है। तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ऐसा क्वेश्चन हम बार बार लेके आएंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, 9/x करना है और x/49 करना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट गुना करके भी निकाल सकते हैं। अगर चाहते कि गुना ना करें तो और बढ़िया बात है, हम आपको दिखाते हैं। 9 गुना 49 जब लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो अगर गुना से बचना चाहते तो लिखिए 3 गुना 3 और 7 गुना 7, 7 7 49, सबको तोड़ दिए तो 2 को 3 मिल गया। स्क्वायर है, इधर क्या है स्क्वायर है, तो रूट इधर आता है तो रूट चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो स्क्वायर अगर हटाते हैं, स्क्वायर अगर क्या करते हैं हटाते हैं, तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो 2 को 3 मिलेगा तो 1 को 3 बाहर आएगा, 2 को 7 मिलेगा तो 1 को बाहर आएगा, तो 3 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको, ईजी बात था, एकदम समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 3x² + ax + 4 व्यंजक x-5 द्वारा पूर्णतः विभाजित। कोई संख्या x-5 से पूरा तरह से विभाजित है, इसका मतलब उसका शेषफल कितना बचा होगा 0। पूरा तरह से भागा है तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, पहली बात कि 5 आएगा। चलिए इसके अकॉर्डिंग x का वैल्यू 5 निकालिए। यहाँ पर x का वैल्यू रखते हैं तो 3 गुना x² यानी 5 का स्क्वायर प्लस ax यानी कि 5 × a और प्लस 4, ये बराबर भी कितना करना होगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 3 25 से कितना हो जाएगा 75 और प्लस 4 को एक जगह लिख दे रहे हैं और प्लस 5 है तो कितना हो जा रहा है बराबर 0। तो 79 बराबर 5 है और ये इधर आ जाएगा तो क्या चीज़ में आ जाएगा माइनस 79 बराबर 5। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 79.55। अब देखिए कितना हल्का तरीका से भागा किया जाता है, सीख लीजिए। ये ऊपर भी 2 नीचे भी 2, नीचे 10 बना लीजिए। नीचे कितना बन गया 10 और ऊपर में कितना बन गया 80 दूना 160 यानी कि 158। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। और ये सभी माइनस में थे, क्या चीज़ में थे माइनस में, तो -15.8 क्योंकि नीचे एक क्या है 10 है। समझ में आ गया। तो जब भी ऐसा आएगा तो 5 से भागा ना करके उसको 10 से भागा करने का कोशिश करिएगा, ऊपर वाले को बैलेंस करके। आगे बढ़ते हैं। कहता है ए अकेला 11 दिन में कर सकता है एक काम को, बी अकेला 16.5 दिन में और सी के साथ मिलकर 5.5 दिन में। तो यहाँ पर लिखते हैं कि ए है, बी है और लास्ट में सी के साथ मिलकर ये लोग काम कर रहा है। ठीक है, तो a + b + c है। देखिएगा ध्यान से। कहता है ए 11 दिन में काम कर सकता है। ए कितना दिन में कर सकता है काम 11 दिन में, बी कितना दिन में 16.5 दिन में और ये कितना दिन में 5.5 दिन में।
टोटल काम लेते हैं, टोटल इन लोगों का पहले एलसीएम लेते हैं। तो आपको पता है क्या एलसीएम कितना आएगा? अगर नहीं पता है तो सीख लीजिए। देखिए बड़ा वाला का पहाड़ा पढ़ते, बड़ा वाला कितना है 16.5, तो 16.5 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ेंगे तो 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33। तीनों से कटना चाहिए, है ना? तो 11 से भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कट जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना रहेगा? 33 रहेगा। तो 11 से 33 को भागा देते तो कितना बार में? 3 बार में। 16.5 से भागा देंगे 33 कितना बार में? 2 बार में। और 5.5 से जब भागा देंगे 33 को कितना बार में? 6 बार में। इतना दूर का कहानी समझ में आ गया भैया। यहाँ से हमको क्या पता चलेगा भैया? यहाँ से हमको ए का एफिशिएंसी पता चलेगा 3, बी का एफिशिएंसी पता चलेगा 2, और यहाँ से हमको सी का एफिशिएंसी पता चल जाएगा कितना होना चाहिए भैया? 1। कोई दिक्कत नहीं है भैया, सब समझ में आएगा। क्या है भैया? क्योंकि ए बी सी जोड़ करके 6 काम कर रहा है, ए अकेला 3 काम कर दे रहा है, बी अकेला 2 काम कर दे रहा है, तो सी कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। ठीक है, अब कहता है आगे कि सी और डी मिलकर 22 दिन लगा लेता है। ये काम करता है ये लोग, तो सी और डी कितना दिन लगाता है? 22 दिन लगाता है, तो सी प्लस डी काम करता है। तो सी प्लस डी काम कितना है भैया? 33 काम है। कितना काम है? 33। सी एक एफिशिएंसी है, मान लेते हैं डी का एफिशिएंसी नहीं पता, मान लेते हैं डी का एफिशिएंसी कितना है? 1, और यही काम करने में लोग कितना दिन लगा देता है? 22 दिन। यहाँ से काटा पीटी कर लेते हैं, तो यहाँ से काटेंगे तो 1.5 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 22.5 से 33 कितना बार? 22 से 33 कितना बार में कट जाएगा? 1.5 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो x का वैल्यू आ जाएगा 0.5। मतलब ये x कौन है? ये x कौन है? d है। d का एफिशिएंसी है। किसका एफिशिएंसी है? d का। तो हम एक काम करते हैं, x का नाम अच्छा से नहीं लग रहा है तो हम इसको da कर देंगे। क्या कर देंगे? d कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग पहले ही क्या कर देते हैं? da कर देते हैं, सबसे अच्छे रहेगा। इसको हम लोग लिख दिए d। क्या लिख दिए? d। इसको क्या मान लेते हैं? d। तो d का एफिशिएंसी कितना आ गया? 0.5। तो d का एफिशिएंसी 0.5 यानी आधा हो गया। तो कहता है d अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? तो d अकेला काम करना चाहता है, अकेला काम कितना दिन में करेगा? ठीक है, तो अकेला काम करना चाहता है, तो इसलिए d को काम कितना करना है? 33 काम करना है। कितना काम करना है? 33। और 0.5 करके काम करेगा, मतलब एक दिन में आधे काम करेगा, तो उसको टोटल दिन कितना लग जाएगा? 66 दिन लग जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक 3 टैंकों में क्रमशः 78 लीटर, 117 लीटर और 195 लीटर पानी आ सकता है। तो उस कंटेनर की अधिकतम क्षमता, देखिए बहुत ही हल्का और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है पूछा जाने वाला। हम आपको 2 टर्म बताते हैं, अधिकतम या ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक। जब भी ऐसा बात बोलेगा ना, जब अधिक से अधिक, बड़ा से बड़ा, ये जब बात टर्म यूज करता है ना, बड़ा से बड़ा या अधिक से अधिक, ये जब बात का टर्म यूज़ करता है तो इसका जगह पे हम लोग HCF करते हैं। इसका क्या करते हैं? क्वेश्चन का HCF। और जब कहता है छोटी से छोटी संख्या बताएं, कम से कम संख्या बताएं, न्यूनतम संख्या बताएं, तो उस समय हम लोग क्या लेते हैं? LCM लेते हैं। इतना कॉमन सा बात है। तो इतना तो समझ में आ गया कि इसका HCF लेना है। आंसर भी देख रहे हैं तो HCF में ही दिया हुआ है। ठीक है ना, HCF मतलब छोटा छोटा। एक काम करते हैं, तीनों में से कोई 2 का कॉमन निकालने का हम लोग कोशिश करते हैं। तीनों में से दोनों का डिफरेंस कोई देखने का कोशिश करते हैं। यहाँ से दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 78 और 9 87, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 3 11 यानी 39। अब इन दोनों का डिफरेंस 39 आया। ठीक है, 39 आया। तो क्या 39 से 78 कटेगा? 2 बार में कटेगा। 39 से 117 कटेगा? 3 बार में कटेगा। 39 से 195 कटेगा? 5 बार में कटेगा। आंसर हो जाएगा 39। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन था। मौसा भी नहीं निकाले, सिंपल हम दोनों का डिफरेंस देखें और देखें ये तीनों काट रहा है तो मौसा कौन होगा? 39, और कोई संख्या नहीं हो सकती है। अगला कहता है कौन सा परिमेय। इसी तरह से पूछता है कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये जब ऐसे ही इसका विखंडित करिएगा, इसको 2 गुना 2 गुना 3, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। 4 भी रूट के अंदर रह जाएगा। यहाँ पर 4 का निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, और इसका पावर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ये 2 का निकालिएगा तो 1/3 हो जाएगा। लेकिन एकमात्र जो 8 दिया गया है उसको लिखिएगा 2 का, ऐसे लिखिएगा 2 का पावर क्यू। क्या लिखिएगा? 2 का पावर क्यू। और ये जो क्यूबिक रूट 3 लिखा हुआ है उसको लिखिएगा 1/3। तो 3 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो सिंपल कितना बच जाएगा? 2। और 2 का नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे? 1। तो यही परिमेय संख्या होती है, P/Q के फॉर्म में है। P का वैल्यू 2, Q का वैल्यू 1। परिमेय संख्या लिखने के लिए यही होना चाहिए कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और परिमेय संख्या वही होती है जो रूट के अंदर ही रहते। तो ये सारा कहाँ है? रूट के अंदर, ये बाहर निकल नहीं पाया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला सवाल करते हैं। देखिए एकदम हम आपको ऐसा कंटेंट देंगे, ऐसा हम आपको अप्रोच सिखाएंगे जिससे आप कम समय में एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएँ। कहता है एक कक्षा में लड़के और लड़कियों को मिलाकर 45 विद्यार्थी, यदि 3/5 भाग लड़के हैं,
तो यहाँ टोटल का बात किया गया है, किसका बात किया गया है, टोटल का। टोटल कितने हैं, 45 है। लड़का लड़की का बात कर रहा है, बॉयज़ और गर्ल्स का बात कर रहा है। तो बॉयज़ कितने हैं, 3/5 भाग लड़के हैं। तो अगर कुल 5 हिस्सा है, 5 हिस्सा में से 3 हिस्सा लड़का है, तो लड़की कितना हिस्सा होगा, 2 हिस्सा होगा। अब 5 हिस्सा टोटल के बराबर है 45 विद्यार्थी, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। तो उस हिसाब से बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 3 9 27, और गर्ल पूछता है तो कितना होगा, 2 9 18। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कहता है लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27, और पूछता है लड़कियों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इतना हल्का हल्का सवाल कोई कराता है यार, इतना हल्का हल्का सवाल देता है, लेकिन पूछता है एग्जाम में, किसी संख्या का 28% 77 है। 28% 77 है, 28% क्या है, 77। तो सबसे पहले 1% निकालते हैं। तो 1% कितना हो जाएगा, 77/28। कितना हो जाएगा, 77/28। तो हम लोग निकालते हैं वह संख्या क्या, तो वह संख्या पूरी 100% होता है। क्या होता है, कोई भी अपने आप में कितना होता है, 100%। तो 100% कैसे निकलेगा, 77/28 इंटू 100। यहाँ से काटा पीटी मचा देंगे। 7 से काटेंगे, 7 चौके 28, 7 से 11 बार में, 4 से काटेंगे कितना बार में, 25 बार में। आप चाहते तो हम ऊपर में आपको डायरेक्टे दिखा देते, 25 गुना 11 कितना होता है, 275, लेकिन हम आपको पूरा तरीका सिखा दें। हम चाहते तो यहाँ से काटते हैं 7 से, 7 चौके 28 और 7 से 11 बार में। और क्या बोलते हैं, अब यहाँ भी 25 से गुना कर दीजिए तो ये 100% हो जाएगा, यहाँ भी 25 से गुना कर दीजिए तो ये क्या हो जाता है, 100% हो जाता है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक वस्तु को 385 में बेचने पर हानि होती है, और उसी वस्तु को 7 से 21 में बेचने पर प्राप्त जो लाभ है उसका 60%। तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। वस्तु का लागत मूल्य कहीं नहीं दिया है, सिंपल सा कॉस्ट प्राइस अगर x रख लेते तो आपको 2 गो टर्म समझना पड़ेगा कि लाभ कब होता है, हानि कब होता है। लाभ तब होता है जब आप वस्तु को 10 में खरीदते हैं और 15 में बेचते हैं, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या हो जाता है, तो प्रॉफिट का फार्मूला हो जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस का फार्मूला क्या हो जाता है, तो आप ज़्यादा में खरीदे और कमे में बेच दिए, तो कॉस्ट प्राइस माइनस क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो कैसे सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 100 है, तो हानि कब हुआ, हानि हुआ है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, 385। तो 385 में क्या घटा देंगे, अच्छा ये प्रॉफिट का बात था, लॉस का बात था कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ लिखते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है, x, और ये हानि कितना हो रहा है, 385 का। ठीक है, ये हानि हुआ, इस टाइम क्या हुआ है, हानि। यही हानि बराबर है, किसके बराबर है, 721 में बेचने पर लाभ। लाभ कब होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये बेचने वाला, ये क्या है, बेचने वाला। अच्छा प्रॉफिट करना, प्रॉफिट कितना, सेलिंग प्राइस। तो कितना हो जाएगा, 721, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, x, और इसी का 60%। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, 3/5। कितना होता है, 3/5। 20 × 60, 20 × 5 = 100। पता है कि नहीं पता है। अब चलिए 5 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x, और इधर गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, और 2 = 42, अब 5 × 3 = 15, 15 × 4 कितना हो गया, 19, 19 × 25, इधर कितना हो गया, 63, और 21, 21 × 63, और इधर कितना हो गया, -3x। एक के बार करते हैं, इधर 3x आएगा, 5x में जुट जाएगा आकर के, ये 19 × 25 इधर आकर जुटेगा तो कितना होगा, 5 × 3 = 8, 2 × 6 = 8, और 19 और 21 कितना हो गया, 40। तो यहाँ से काटा पीटी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 × 8, 8 × 8। तो वस्तु का क्रय मूल्य मांगा था, तो कितना आ जाएगा, 511 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था भैया। आगे बढ़ते हैं। कहता है ये जो चार्ट दिया गया है, इसमें विषय, ये वाला सारा विषय का बारे में बताता है, और ये वाले सारे छात्र के बारे में बताते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ है, और लड़के छात्र कितने, WX YZ का दिया गया। कहता है चारों छात्र P और C में औसत अंक क्या है। तो बस कुछ नहीं करना है, P का टोटल निकालना है। तो P का टोटल जोड़ते हैं, 7 × 5 = 12, 6 × 18, 18 × 9 = 27, और 5 यानी कि 275। इस तरह से निकालते हैं C का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स केमिस्ट्री का। 9 × 8 = 17, 2 × 19, 19 और 8 कितना हो गया, 27, यानी कि 275 और 270 को जोड़ना है, तो 27 27 54 कितना हो जाएगा, 54। तो 545, और कितने सब्जेक्ट हो जाए, कितने लड़के, क्या चीज़ बोला है, औसत कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लड़के हो जाएंगे। तो यहाँ से 8 से भागा कर देंगे, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 48, 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 68.1 वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, गलती मत करिएगा, एकदम माइनर में आंसर दिया हुआ है एकदम। कहता है 3 नल A, B और C 12 15 20 घंटे में भर सकते हैं। भराइए भैया, A है, B है और C है, 12 15 20 में भर सकता है। ये 12 में, ये 15 घंटा में, और ये 20 घंटा, तीनों भरने वाला बात है। ठीक है,
इन सब का लौसा लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। हम बोले हैं बड़ा वाला को पहाड़ा 20 दूनी 40 20 तिया 60, 60 से सब कट जाएगा, 12 पचे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। अब क्या कहता है ये हमेशा खुला रहता है, ये भैया हमेशा खुला रहता है, इसको थोड़ा स्पेशल क्राइटेरिया दे देते हैं, ये हमेशा खुला रहता है, टिक मार दिए। और इन लोगों को बारी बारी से खोला जाता है, तो ये हमेशा खुला रहता है, तो ये हमेशा एक बार खुला ही रहता है हमेशा। और कहता है बारी बारी से बी और सी को बारी बारी से खोला जाता है, बारी बारी से, मतलब ए के साथ एक बार काम करने आएगा बी और ए के साथ एक बार काम करने आएगा सी। तो ए बी के साथ काम करेगा तो 5 4 कितना काम कर देगा 9, और ए सी के साथ काम करेगा तो कितना कर देगा 5 3 8। तो देख रहे हैं ए तो हमेशा काम कर रहा है, तो 1 घंटा में मिलकर ए बी कर रहा है, और फिर उसके बाद उसके अगले घंटे कौन कर रहा है, ए सी कर रहा है। तो यहाँ से 2 घंटा का टोटल काम कितना हो जाएगा 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, और हमको आंसर कितना लाना है 60 के पास। तो एक काम करते हैं, इसमें 3 से गुना कर देते हैं, तो 17 तिया कितना काम हो जाएगा 51 काम, और 2 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना दिन हो जाएगा 6 दिन। ये दिन था, ये क्या था काम। अब बारी किसका है, ए बी जाने का। किसका, देखिए पहले ये गया था ए बी फिर ए सी फिर ए बी फिर ए सी फिर ए बी फिर ए सी, तो फिर जाने का बारी है ए बी का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आ गया। तो अब बारी है जाने का, किसका बारी है जाने का, किसका बारी है, इसका बारी है जाने का। तो ये लोग जाएगा तो 1 घंटा काम करेगा ए बी, और काम कितना करेगा 9, तो 51 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 60। तो 6 और 1 कितना घंटा लग जाएगा 7 घंटा लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ रहा है, एकदम हल्का सा बात था। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात हम आपको बढ़िया सा बताते हैं जो कोई नहीं बताएगा, ध्यान से समझिए मेरा बात। क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना तो बहुत तरह का क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन बहुत इजी होता है, कोई क्वेश्चन मॉडरेट होता है, कोई क्वेश्चन ठीक ठाक एवरेज रहता है, कोई क्वेश्चन टफ होता है, कोई नहीं बनने लायक होता है। तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा भैया। आप पूरा 25 में 25 सोच के जाइएगा, और आपका नसीब रहा तो कर पाइएगा, नहीं तो ऐसा भी कोई 30 मार्क का नहीं है कि करिए जाएगा, हर शिफ्ट में आप करिए दीजिएगा, तो वैसा ज़रूरी नहीं होता है। क्वेश्चन को पकड़ना पड़ता है कि कौन क्वेश्चन बनाने का दरकार है, कौन क्वेश्चन को नहीं बनाने का दरकार है। इतना बोलने का मकसद मेरा यही कि इस क्वेश्चन को बनाने का ज़रूरत नहीं है। कहता है पल्लव 12 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल चलाता है, इसका साइकिल का स्पीड कितना है 12, और 3.5 किलोमीटर पैदल चलता है स्पीड से, 3.5 किलोमीटर का इसका स्पीड है पैदल का। कहता है 45 का दूरी 8 घंटा में तय किया, 45 का दूरी को कितना देरी में तय किया है 8 घंटा में, 8 घंटा खर्च करना है इसको। तो कहता है उसने कितने घंटे साइकिल चलाए। अब ऑप्शन एलिमिनेट कर, ऑप्शन पिक करते हैं, तो 12 पचे 60, यहाँ पर अगर 5 घंटा ले लेते साइकिल चलाएगा तो भाई साइकिल का स्पीड 12 पचे 60 पारे हो जाएगा, धत तेरी का, ये आंसर नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, अब अगला लेते हैं, अगर 2 घंटा करके चलाया साइकिल तो 12 दूनी कितना डिस्टेंस चल गया 24 किलोमीटर। बचा हाथ में कितना, 8 घंटा में 2 घंटा चला लिया, बचा हाथ में 6 घंटा, तो 3 6 18, 3 कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ कितना हो जाएगा टोटल 45 किलोमीटर भी हो गया, 6 2 8 घंटा भी हो गया। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम आपको जो बोले इतना बात बोले किस लिए बोले, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, कि आपको ऑप्शन भी देखना पड़ता है इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए। ये क्वेश्चन कौन नहीं कर पाएगा बोलिए, सब तो कर लेंगे। ये tan 2 थीटा लिखा, इसको सेकंड फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं cot 90 - 2a हो जाएगा, 90 डिग्री -2a। या तो इसको बदल सकते थे, या तो हम आपको डायरेक्ट अगर दिखाते हैं तो लिखते 10 है, इसको बदल दे चाहे इसको बदल दे, दोनों किसी को बदल दे। या तो जब 10 बराबर cot दिया हुआ है तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का सम क्या कर देंगे 90 कर देंगे। तो cot 90 - a बराबर यहाँ लिखा हुआ है cot a - 18, तो दोनों तरफ से आपका cot अब क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो cot क्या हो गया कट गया। तो यहाँ से आपका कितना बचा, तो यहाँ से 2a इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा 3a, 18 इधर आकर जुड़ जाएगा तो 18 90 कितना हो जाएगा 108, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 36। तो एंगल कितना आ जाएगा ए आ जाएगा 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 न्यून कोण बोला था, और न्यून कोण का मान 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का बीच में होना चाहिए। आगे आते हैं हम, अगर आप थोड़ा सा मेरे ऊपर भरोसा करते हैं तो इतना आप जान लीजिए कि मीन मोड मीडियन जो चैप्टर था लगभग आपका 8 सेट में हम ख़त्म करा दिए एक तरह से। हर बार एक दो क्वेश्चन करके, पहले माध्य समझाए, फिर माध्यिका, फिर बहुलक, फिर मानक विचलन समझाए। अब लीजिए ये और एक नया चीज़ आ गया, जनसंख्या में अंतर पूछा है, तो इसका भी हम लोग कर देंगे। सिंपली कुछ नहीं पूछा है, सिंपली यहाँ पर पूछ लिया प्रसरण पूछ लिया। क्या पूछ लिया, प्रसरण, ठीक है, तो प्रसरण पूछ लिया। तो प्रसरण बराबर क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि माइनस मानक विचलन, इसका क्या होता है होल स्क्वायर होता है। सवाल खत्म हो गया। मानक विचलन कितना दिया गया 3, तो प्रसरण कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इतना हल्का हल्का बात पूछता है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो देखिए एक तरह से आप सोचिएगा तो हम लोगों का ये जो चैप्टर था ये भी खत्म हो गया। आपको हम डिविजिबिलिटी रूल बोले थे ना बार बार कराएंगे, वो भी लेके आए हैं क्वेश्चन, वो भी कराते रहेंगे। हम आपको
3 का सिखा दिए, 9 का सिखा दिए, हम आपको 11 का सिखा देंगे आज। इस तरह से 7, 8, 9 ये सब सिखा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, ये भी चैप्टर खत्म हो गया, समझ लीजिए। इतना सारा क्वेश्चन करा दिया। एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटरनल एंगल बराबर 180 वाला, है ना। कहता है कि बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग दिया गया है 1260। तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता है 2 इंटू n माइनस 2 इंटू समकोण, या तो सेकंड फॉर्म में लिख सकते हैं कि n माइनस 2, क्या लिख सकते हैं, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बराबर 1260। यही फार्मूला होता है। फार्मूला का वैल्यू कितना दिया है, 1260। यहाँ से काटेंगे 0 0 कट जाएगा, 18 से काटेंगे 8 7 56, यानी कि 7 बार में कटना चाहिए था। तो n का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 7, और ये n, ये माइनस 2 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 7 2 9, और n को बोलते भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। इतना हल्का कोई क्वेश्चन कैसे दे सकता है। आगे आते 11 का डिविजिबिलिटी रूल सिखाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को उठाते हैं, ए लिखा है, क्या लिखा है, ए, और यहाँ लिखा है 4 5 6, 11 से भागा। हम आपको पहले समझाइए देते क्वेश्चन में, लिखते हैं 5 4 5, क्या हो गया, यहाँ लिखते हैं 5 4 5 6, इसको 5 कर देते हैं पहले ही। अब देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, अगर अल्टरनेट को जोड़ेंगे, अल्टरनेट को 5 5 कितना हो जाएगा, 10, 4 से कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 10 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो भैया क्या बोलना चाहते हैं, भैया यही बात बोलना चाहते हैं कि इस 11 से भागा होने के लिए इनका जो अल्टरनेट है, यानी एक के बाद एक वाला है, या तो इन दोनों का सम करके इन दोनों का अंतर निकालने पर 0 आना चाहिए, या 11 से 11 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, या 11 आना चाहिए। समझ में आ रहा है बात। तो दोनों का अल्टरनेट निकाल करके पहले जोड़ लेंगे, दोनों का अल्टर निकाल कर पहले जोड़ लिया, 5 5 कितना हो गया, 10, 4 से कितना हो गया, 10। इनका अंतर देखेंगे, अंतर कितना आ रहा है, 0। अगर 0 आ रहा है तो यह 11 से भागा खा जाएगा, और या तो 0 नहीं आ रहा है या तो 11 आ जाए, कितना आ जाए, 11, तो भी यह संख्या कितना से भागा खा जाएगा, 11 से। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो पहला स्थान पर कितना बैठाना होगा, 5 बैठाना होगा। कितना बैठाना होगा, 5 के, यहाँ पे समझा दें, 4 से कितना हो गया था, 10, और ये 5 था, तो एक जगह पे कितना बैठा देना चाहिए, तो 11 से कटने के लिए दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए। तो ये 10 हो गया था ऑलरेडी, ये 5 था, तो एक जगह में कितना बैठा देना पड़ता, 5। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया, और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। आने वाला जो एग्ज़ाम है अभी से ही लग जाइए, एग्ज़ाम के बारे में मत सोचिए कब फॉर्म आएगा और कब आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो जितना करा रहे हम लोग कंटिन्यूटी बना कर रखिए, हम भी अपना बनाते हैं, आप भी अपना बनाइए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कैसा लगता है, दोस्तों में भी शेयर करिए, और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF और क्वेश्चन शीट आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अब शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।